मैं 83 साल की हूँ और जब लोगों को पता चलता है कि मैं अकेली रहती हूँ तो उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव आ जाता है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूँ। वह दया और घबराहट के बीच कहीं होता है। जैसे मैंने उन्हें अभी अभी बताया हो कि मैं छत पर सोती हूँ या आंखें बंद करके व्यस्त सड़कों को पार करती हूँ। अकेली, वे कहते हैं, आपकी उम्र में, जैसे 83 में अकेली होना कोई निदान हो, जैसे नुस्खा किसी और का खाली अतिथि शयन कक्ष और एक ऐसा समय सारणी हो जिसे बनाने में मेरा कोई हाथ न हो। मेरी बेटी लिंडा ने यह मुझसे बस पिछले बसंत में कहा था। उसका इरादा अच्छा है। लिंडा का इरादा हमेशा अच्छा रहा है। उसने एक शाम मुझे फ़ोन किया और कहा, माँ, वहाँ अपने आप रहने में क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और मैंने उसे जवाब देने से पहले उस सवाल के साथ एक पल बैठी, क्योंकि जिस बात से लिंडा डर रही थी, मेरा अकेला होना, वह बात थी ही नहीं जिससे मैं डर रही थी। तो मुझे इसे साफ साफ कहने दो, यही शुरुआत में, इससे पहले कि मैं तुम्हें बाकी सब बताऊं। मैं अकेली रहती हूँ। मैं 15 साल से उसी घर में अकेली रह रही हूँ जिसे उससे पहले के 31 साल विंसेंट और मैंने साझा किया था। वही रसोई जिसमें वो खिड़की है जो पीछे के बगीचे की तरफ देखती है। दूसरी सीढ़ी पर वही चरमराहट, पुराने लकड़ी की वही गंध और वो लेवेंडर साबुन जिसे मैं अपने किसी भी बच्चे के जन्म से पहले से इस्तेमाल करती आ रही हूँ। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, न उम्मीद करते हुए, न दिखावा करते हुए, न किसी मुश्किल बुधवार को खुद को समझाकर, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि इस धरती पर 83 सालों में मैं कभी भी इतनी लगातार, जिद्दी, शांतिपूर्वक खुश नहीं रही हूँ। अब इससे पहले कि तुम तय कर लो कि मैं एक ठंडी औरत हूँ जिसने कभी किसी से गहराई से प्यार नहीं किया, मुझे तुम्हें विंसेंट के बारे में बताने दो। मैंने उस आदमी से 46 साल प्यार किया। हमने जवान उम्र में शादी की जैसे लोग करते थे, और वह एक परफेक्ट आदमी नहीं था। उसके भीतर एक ऐसी जिद थी जो एक कमरे को भर सकती थी, और फैसलों को ऐसे पेश करने का एक तरीका था जैसे वे पहले ही हो चुके हों। छुट्टियों में हम डेविड के यहाँ जा रहे हैं, सवाल नहीं, कभी सवाल नहीं। और उसका एक गुस्सा था जो चिल्लाता नहीं था, बल्कि एक ऐसे तरीके से चुप हो जाता था जो किसी तरह और भी बुरा था। लेकिन वह मेरा था और मैं उसकी थी। और जब वह मरा, चुपचाप, एक मंगलवार दोपहर, उसका हाथ मेरे हाथ में, मुझे सचमुच लगा कि दुनिया खत्म हो गई है। ऐसा नहीं हुआ था, यही तो उसका झटका था। डाक आती रही। मेरी रसोई की खिड़की के बाहर पक्षी गाते रहे जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। मुझे याद है कि अंतिम संस्कार के 3 दिन बाद मैं सिंक पर खड़ी थी और एक अकेला कॉफ़ी का कप धो रही थी, बस एक, दो नहीं, और सोच रही थी, तो अकेलापन ऐसा सुनाई देता है, ये तुम्हारी अपनी सांसों जैसा सुनाई देता है, ये एक घड़ी जैसा सुनाई देता है जिसे तुमने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। ये फ्रिज और घर के बैठने की आवाज़ और तुम्हारे अपने कदमों की आवाज़ जैसा सुनाई देता है, और कुछ भी नहीं। पहले 2 सालों में मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ये कठिन था। कठिन जैसे किसी चीज़ पर चढ़ना, कठिन जैसे फिर से चलना सीखना जब कोई तुम्हारा एक हिस्सा निकाल दे जिसका तुम्हें यह भी पता नहीं था कि वह संरचनात्मक था।
विंसेंट और मैंने एक ऐसी जिंदगी बनाई थी जो इतनी उलझी हुई थी कि हमें अलग करना हर जगह धागे लटकते छोड़ गया। जहां भी मैं देखती, रात में मैं उसकी ओर हाथ बढ़ाती और ठंडी चादरें पाती। मैं 2 लोगों के लिए पर्याप्त खाना बनाती और दूसरी प्लेट को घूरती बैठती। मैं रेडियो पर कुछ सुनती और उसे बताने के लिए मुड़ती और खाली कुर्सी बस वहां खाली होकर बैठी रहती, जो सबसे जोर की चीज है जो एक कुर्सी कर सकती है। मैंने उसके पढ़ने वाले चश्मे 4 महीनों तक नाइट स्टैंड पर रखे। मुझे पता है यह कैसा लगता है, लेकिन हर रात मैं उन्हें वहां देखती और इसका मतलब होता कि वह अभी भी थोड़ा सा मौजूद है। जिस सुबह मैंने आखिरकार उन्हें दराज में रखा, मैं वहां बहुत देर तक खड़ी रही। वे बस चश्मे हैं, उन्हें वह बोझ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उठाया और फिर मेरे बच्चों ने मुझे संभालना शुरू कर दिया। डेविड ने एक चेकलिस्ट के साथ फ़ोन किया। सेहत, घर, पैसे और संतुष्ट होकर फ़ोन काट दिया। लिंडा हर दिन फ़ोन करती, कभी कभी 2 बार। माँ, तुम खा रही हो? माँ, तुम सोई? माँ, शायद तुम्हें कुछ समय हमारे साथ आकर रहना चाहिए। उसका दिल सच में बहुत बड़ा है, लिंडा का है, लेकिन तुम्हें प्यार करने का उसके पास एक ऐसा तरीका है जो थोड़ा सा प्रशासित किए जाने जैसा लगता है। जैसे तुम एक स्थिति हो जिसे उसने अपने ऊपर ले लिया है और वह तब तक चैन नहीं लेगी जब तक स्थिति उसके संतोष के अनुसार सुलझ ना जाए। और फिर मीडोब्रुक था। मैं आज उसमें से सब कुछ नहीं बताऊंगी। मैंने वह कहानी पहले बताई है और आप में से कुछ लोग उसे पहले से जानते हैं। एक ऐसी सुविधा में 30 दिन जिसे मैंने नहीं चुना, एक ऐसे कमरे में जो औद्योगिक क्लीनर और दूसरे लोगों की तन्हाई की गंध से भरा था, जबकि मेरे 5 बच्चे बाहर एक गलियारे में खड़े थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि यह मेरे अपने भले के लिए है। और बात यह है, वे उस पर विश्वास करते थे। वही हिस्सा था जिससे मुझे समझौता करना पड़ा। वे मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे डर गए थे और डरे हुए लोग सबसे नज़दीकी समाधान की ओर हाथ बढ़ाते हैं। और सबसे नज़दीकी समाधान का एक नाम था और एक मासिक शुल्क और एक ब्रोशर जिसमें महिलाएं सलादों पर मुस्कुरा रही थी। मैं अक्टूबर की एक गुरुवार दोपहर घर आई। मैंने अपना बैग गलियारे में रख दिया और मैं वहां खड़ी रही और घर शांत था। वह खास तरह की शांति जो उस जगह में रहती है जहां सिर्फ एक इंसान सांस लेता है। और मैंने सोचा, ठीक है, मेरे पास यही है, एक घर, एक शरीर, एक नाम और जो भी समय बचा है, तो मैं इसके साथ क्या करने वाली हूं? उस दिन मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मेरे पास सवाल था। और कभी-कभी सवाल वह पहली ईमानदार चीज होती है जो तुमने महीनों में कही होती है। मैंने उस हफ्ते चीजें लिखनी शुरू की, किसी और के लिए नहीं, बस अपने लिए। छोटे छोटे नोट, चीजें जो मैं समझ रही थी, नियम जो मैं अपने लिए बना रही थी कि मैं कैसे जीना चाहती थी, मुझे क्या चाहिए था, मैं इस घर में कैसे रहने वाली थी और इसके अंदर खुद कैसे बनी रहने वाली थी। शुरू में ऐसा लिखना अजीब लगा, जैसे मैं किसी ऐसे के लिए निर्देश छोड़ रही हूं जिसे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। शायद मैं छोड़ रही थी। महीनों बाद नोटबुक मेरी पोती क्लेयर को मिली। उसने मुझे बताए बिना पूरा पढ़ लिया। वह अगले दिन वापस आई और कहा, नानी,
दूसरी औरतों को यह पढ़ना चाहिए। उसी ने इसे ऑनलाइन डाला। उसने इसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रखा। मुझे अभी भी इसके बारे में थोड़ा अजीब लगता है, सच कहूँ तो। लेकिन मैं अंत में इस पर लौटूंगी, क्योंकि पहले मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने असल में क्या सीखा। जब मैं मीडोब्रुक से घर आई तो मैंने छोटी शुरुआत की। मैंने बैठक का सामान फिर से जमाया। मुझे पता है यह कैसा लगता है, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि वह बैठक तब से नहीं बदली थी जब से विंसेंट और मैं वहां आए थे। उसकी कुर्सी खिड़की के पास थी, एक भूरी चमड़े की आर्म चेयर जिसे वह प्यार करता था। मेरी कुर्सी लैंप के पास थी, एक छोटी, खास तौर पर इस तरह रखी गई कि उसकी कुर्सी से मुकाबला न करे। हर फर्नीचर एक शादी के इर्द गिर्द सजा हुआ, और शादी खत्म हो चुकी थी और फर्नीचर को अभी पता नहीं था। तो मैंने उसकी कुर्सी हटा दी। मैंने खुद उसे घसीटा। इसमें 20 मिनट लगे और मैंने अपने कंधे में कुछ खींच लिया जो 2 हफ्ते तक शिकायत करता रहा। लेकिन मैंने उसे खाली कमरे में घसीटा और दरवाज़ा बंद कर दिया। और मैंने अपनी कुर्सी ठीक खिड़की के पास ले जाकर रख दी जहां उसकी थी। और मैं बैठी और रोशनी अंदर आई और मेरे चेहरे पर पड़ी, और मैंने तुरंत समझ लिया कि मैं सालों तक गलत जगह बैठती रही थी। खिड़की बेहतर थी, वह हमेशा बेहतर थी। मैं बस कभी वहां नहीं बैठी क्योंकि वह विंसेंट की जगह थी। मैं थोड़ा रोई, बिल्कुल शोक से नहीं, किसी और अजीब चीज से। यह झटका कि तुम अब भी अपनी पसंद रखते हो, कि तुम अब भी चीजें चाहते हो, कि तुम सिर्फ वही नहीं हो जो किसी और के चले जाने के बाद बचता है। इस पर ध्यान दो, क्योंकि ये आज मैं जो कुछ भी कहने वाली हूँ उसमें से लगभग हर चीज से ज्यादा मायने रखता है। कुर्सी के बाद दूसरी चीजें आईं, छोटे छोटे विद्रोह, हर एक। मैंने बाथरूम को हल्का पीला रंग दिया। विंसेंट इसे नफरत करता। उसे सब कुछ सफेद पसंद था। कहता था कि बाथरूम में रंग ध्यान भटकाते हैं, जो बिल्कुल वही किस्म की बात है जो विंसेंट कहता। लेकिन मैंने उसे पीला रंग दिया, और हर सुबह जब मैं वहां जाती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं रोशनी के एक छोटे कप में कदम रख रही हूँ। और मैं सोचती हूँ, मैंने ये चुना, ये मेरा है। मैंने रात के खाने में वही खाना शुरू किया जो मैं सच में चाहती थी। जो निकला कि नाश्ता था, शाम 7 बजे अंडे और टोस्ट, कभी कभी बगीचे का एक टमाटर साथ। लिंडा डर जाएगी, लेकिन ये रहा जो मैंने खोजा। जब तुम अकेली रहती हो तो शाम 7 बजे तुम्हारे अंडों पर भौं उठाने वाला कोई नहीं होता। डिब्बे की सूप, या सुबह 11 बजे आइसक्रीम, या रात 2 बजे तक पढ़ना, क्योंकि तुम किताब रख नहीं पाती। इसे नापसंद करने वाला कोई नहीं होता। मैंने एक जीवन निभाना बंद किया और एक जीना शुरू किया। और मुझे चाहिए कि तुम उस फर्क को सुनो, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। दशकों तक, मेरे जीवन के अधिकांश हिस्से के लिए सच में मैं निभाती रही थी। पत्नी निभाना, माँ निभाना, उस औरत को निभाना जो कभी शिकायत नहीं करती, जो कैसरों लेकर पहुंचती है, जो कठिन सालों में शादी को जिंदा रखती है, जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है, और फिर भी हर कार्यक्रम में एक मुस्कान के साथ पहुंचती है जिसकी कीमत उसे कुछ ऐसी चीज़ में चुकानी पड़ी
जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया। मैं इसमें अच्छी थी, मैं इसमें बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। और मैंने इतना पूरी तरह दिया, कुछ भी रोक कर नहीं रखा। ना एक घंटा, ना एक फैसला, ना एक भी दोपहर जो सिर्फ मेरी होती। और जब विंसेंट मर गया और घर शांत हो गया, मैं अपनी ही रसोई में खड़ी थी और सोच रही थी, मुझे असल में क्या पसंद है। मुझे नहीं पता था। 80 साल की उम्र में मुझे नहीं पता था। यह कोई त्रासदी नहीं है, यह एक शांत घोटाला है जो दुनिया भर की रसोइयों में उन औरतों के साथ होता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के सवालों के जवाब देते हुए बिताया और एक बार भी अपने सवाल नहीं पूछे। तो मैंने इसे पता करना शुरू किया, एक किशोर की तरह, लेकिन गठिया के साथ और एक लाइब्रेरी कार्ड के साथ, और दिखावा करने के लिए अब बिल्कुल भी धैर्य नहीं बचा। मैंने खोजा कि मुझे रेडियो बहुत पसंद है। टीवी नहीं, रेडियो, वह किस्म जिसमें तुम तस्वीरें खुद बनाते हो। मैंने एक स्टेशन पाया जो रविवार की शाम पुराने ड्रामा चलाता है और मैं खिड़की के पास अपनी कुर्सी में कैमोमाइल चाय के साथ बैठती हूँ और सुनती हूँ। और कभी-कभी मैं कहानी के बीच में ही सो जाती हूँ और यह बिल्कुल ठीक है। मैंने जब चाहूँ सो जाने का हक कमा लिया है। मैंने खोजा कि मुझे सुबह सुबह टहलना पसंद है, मोहल्ला जागने से पहले। बहुत दूर नहीं, मेरे कूल्हे की दूरी पर राय है, लेकिन सड़क के आखिर तक और वापस उस एल्म के पेड़ के पास से जो मुझसे पहले यहाँ था, हेंडरसन्स के घर के पास से जिसके फाटक टेढ़े हैं। 6 मिनट अगर मैं ठीक महसूस करती हूँ, 12 अगर नहीं, लेकिन यह मेरा है। मैंने खोजा कि मुझे अपना ही साथ पसंद है। ये ऐसी बात नहीं है जो मेरे पीढ़ी की महिलाओं को कहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हमें लोगों की ज़रूरत होनी चाहिए थी, एक पति की ज़रूरत, बच्चों की ज़रूरत, किसी के लिए उपयोगी होने की ज़रूरत। और मुझे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे मुझे ज़रूरत होना सिखाया गया था। मुझे पूरा करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा पूरी थी। बस मेरे सामने बहुत सी दूसरी जिंदगियां खड़ी थी ताकि मैं इसे साफ देख पाती। अब मैं यहाँ सावधान रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं अलगाव का सुसमाचार नहीं सुना रही। अकेलापन असली है, मैं उसे महसूस करती हूँ। कुछ रातें होती हैं जब घर इतना शांत होता है कि खामोशी की एक आवाज़ होती है, एक तरह की भनभनाहट, और मैं सोचती हूँ मैं आज रात गिर सकती हूँ और किसी को पता नहीं चलेगा जब तक डेविड रविवार को फ़ोन ना करे। वह विचार कभी कभी मुझे मिलने आता है, मैं उसे आने देती हूँ, मैं बस उसे रहने नहीं देती, क्योंकि इसके बजाय मैंने जो बनाया है वह यह है, एक सुरक्षा जाल नहीं। वह बहुत निष्क्रिय लगता है, बहुत ज़्यादा गिरने का इंतज़ार करने जैसा। एक जाल, कुछ जिसे मैंने धागे धागे करके बनाया, जानबूझकर, ठोस चीज़ों से बांधकर। मेरी पड़ोसन बेट है जो 20 साल से बगल में रहती है और बुधवार दोपहर मेरे यहाँ आती है और चाय पीती है और किताबों पर मुझसे बहस करती है और अपने बगीचे के बारे में मुझे ऐसी बातें बताती है जिन्हें जानने के लिए मैंने कहा नहीं था और जिन्हें सुनकर मुझे सच में खुशी होती है। सड़क के पार प्रिया है, एक नर्स जिसका 4 साल का बच्चा सैम है,
जो कभी कभी मेरे दरवाजे पर आता है। उसके हाथ में उसके बनाए हुए चित्र होते हैं। मछलियाँ जो पैरों वाली आलू जैसी लगती हैं, और कहता है, मिस लॉरा, ये आपके फ्रिज के लिए है। और मैं उसे अपने फ्रिज पर लगा देती हूँ और अचानक रसोई ऐसी लगती है जैसे यहाँ कोई रहता है। कोई जिसे छोटे और अपूर्ण और साधारण तरीकों से प्यार किया जाता है। मेरी पोती क्लेयर है, जो हर गुरुवार शाम सिर्फ बात करने के लिए फ़ोन करती है। जांचने के लिए नहीं, बस बात करने के लिए। और मेरा पोता नोहा है, जो मुझे लेख भेजता है जिनके बारे में वह सोचता है कि मुझे दिलचस्प लगेंगे, जो आमतौर पर लगते भी हैं। ये रिश्ते एक भरे हुए घर जैसे नहीं हैं। उन्हें ऐसा होना भी नहीं है। वे कुछ अलग हैं। वे चुने गए हैं। उनमें से हर एक चुना गया है। और यही उन्हें उस तरह कीमती बनाता है जिस तरह पुरानी जिंदगी, दायित्व और प्यार और शोर के दशकों कभी पूरी तरह नहीं थी। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में मुझे तुम्हें एक बात पर ईमानदार होना होगा। मेरे बेटे डेविड ने इस हफ्ते फिर मुझे फ़ोन किया। उसने पिछले महीने में 3 बार फ़ोन किया है। वह कहता है कि मैं परिवार को शर्मिंदा कर रही हूँ। वह कहता है कि मैं निजी बातें दुनिया में डाल रही हूँ जो निजी ही रहनी चाहिए, और वह चाहता है कि मैं इसे हटा दूँ। लिंडा उससे सहमत है। मैंने इसे करने के बारे में सोचा है। 1 से ज़्यादा बार मैं इस मेज पर चुपचाप बैठी और सोचती रही कि बस इसे छोड़ दूँ, क्योंकि मैं 83 साल की हूँ और मेरे पास असीमित हिम्मत नहीं बची है। लेकिन फिर मैं पत्र पढ़ती हूँ। वे महिलाएं जो बहुत ज़्यादा शांत हो चुके घरों में अकेली बैठी हैं। वे महिलाएं जो डिब्बे की सूप खा रही हैं और आज़ाद महसूस करने के बजाय उससे शर्मिंदा हैं। वे महिलाएं जिन्होंने 78 में पहली बार अपनी कुर्सी को खिड़की के पास किया और रोईं और नहीं जानती थीं क्यों। और मैं इसे हटा नहीं सकती, अभी नहीं। लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किए गए कमेंट में है। मुझे नहीं पता मैं इसे वहाँ और कितने समय रखूँगी। डेविड दबाव डाल रहा है और सच में हर हफ्ते मैं कम निश्चित होती जा रही हूँ, लेकिन यह अभी वही है। अगर आज मैंने जो कहा उसमें से कुछ तुम्हें छू गया तो अभी क्लिक करो। बेहतर पल का इंतज़ार मत करो, है ही नहीं। अगर यह कहानी आज तुम तक पहुंची तो मुझे एक लाइक छोड़ दो। यह मुझे आगे बढ़ते रहने को कहता है। तुम यहाँ जो भी कमेंट छोड़ते हो, मैं हर एक पढ़ती हूँ, हर एक। तो अगर तुम गलत कुर्सी पर बैठे हो, अगर तुम एक जीवन जीने के बजाय उसे निभा रहे हो, अगर तुमने कल रात के खाने में अंडे खाए और उसके लिए अपराध बोध महसूस किया जबकि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, मुझे बताओ, मैं यहाँ हूँ। अगर तुम बात जारी रखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते मैं इस मेज़ पर बैठती हूँ और तुम्हें सच बताती हूँ कि यह ज़िंदगी अंदर से वास्तव में कैसी दिखती है। निभाई हुई संस्करण नहीं, असली वाला। क्योंकि किसी को तो करना ही है, और मैंने तय किया है 83 में कि वह कोई मैं ही होने वाली हूँ।